हेलो एवरीवन, आप सभी का वीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम से संबंधित साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप सही तरह से इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। इस वीडियो के अंत में आपका जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और टारगेट रखें कि आपका 30 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन सही हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे और भी वीडियो है तो आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो दोस्तों 2 से 5 वर्ष की आयु कौन सी कहलाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें से आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, इनमें सही आंसर होगा शिशुअवस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु शिशुअवस्था कहलाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो दोस्तों कल्पना जगत में विचरण होता है। पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था व शिशुअवस्था में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था व शिशुअवस्था में। कल्पना जगत में विचरण होता है किशोरावस्था और शिशुअवस्था में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो इसमें ऑप्शन है क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो दोस्तों ये किया था लंबात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। हमारा चौथा ऑप्शन है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या प्रवेश कराए? क्लार्क और बिर्च ने चिंपांजी के शरीर में क्या प्रवेश कराए? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए या पुरुष स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, ऑप्शन नंबर 1 एकदम इसमें करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, स्वयंगात्मक स्थिरता का लक्षण है। स्वयंगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है झगड़ालू, दूसरा ऑप्शन है विनोदी और सी ऑप्शन है समायोजित और 4 नंबर ऑप्शन है भीरू। तो फ्रेंड्स, इनमें स्वयंगात्मक स्थिरता का लक्षण बताना है। तो इसका सही आंसर होगा समायोजित। समायोजित होगा वो स्वयंगात्मक स्थिरता का सही लक्षण होगा। बाकी तो झगड़ालू, विनोदी भाव और भीरू ये हो ही नहीं सकते, ओनली समायोजित ही इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2017 में सेकंड ग्रेड में आया था। बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड ऑप्शन है रोस, थर्ड ऑप्शन है एनास्टसी और इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है रोस। रोस ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, वो इसके जन्मदाता है। तो इसमें बी ऑप्शन एकदम सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? 7 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो इसमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट चूज करना है। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि की अवस्था है ये तीनों में ही सीखने की प्रोजेक्ट विधि की अवस्था को बताया है। बाल्यावस्था में भी बताया है, पूर्व बाल्यावस्था में बताया है, किशोरावस्था में बताया है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रभावित किया? ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2013 में आया हुआ है रीट की
वैकेंसी में किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रभावित किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रोस ने, सेकंड ऑप्शन पियाजे ने, थर्ड ऑप्शन फ्रोम ने और डी ऑप्शन है एरिक्सन ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एरिक्सन। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रभावित किसने किया था? एरिक्सन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त समक्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें 4 अवस्था बताई गई है। तो मूर्त समक्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा? जन्म से 24 माह है, और बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन है 11 वर्ष से अधिक। तो मूर्त समक्रियात्मक अवस्था किस में बताई है? तो मूर्त समक्रियात्मक अवस्था बताई है 7 से 12 वर्ष। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है पुनर्विलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पुनर्विलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 नंबर है फ्रायड, बी हल, सी पावलोव और डी कोहलर। तो फ्रेंड्स इनमें से पुनर्विलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पुनर्विलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बी नंबर ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सी नंबर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और डी नंबर है पुनर्विलन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इनमें से कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 1 नंबर ऑप्शन अभ्यास, बी नंबर प्रेरणा, सी नंबर लक्ष्य, डी नंबर वाद विवाद। तो इनमें से प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अभ्यास 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। इसमें अभ्यास है वो प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? जो एक क्लास का बच्चा है वो सी को डी बोलता है और डी को सी बोलता है, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वो क्या मलेरिया से है या डिसलेक्सिया से है या फादलेरिया से है, फ्रोवेबीज से है? तो फ्रेंड्स इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित बच्चा है वो सी को डी बोलता है और डी को सी बोलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनुबंधित उद्दीपक कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है R.M. गेने, बी नंबर है वर्दिमर व अन्य, सी नंबर है B.S. ब्लूम, डी नंबर है B.F. स्किनर। तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्दिमर एवं अन्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? क्रिया की सफलता से संतोष होता है और असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक की ये परिभाषा है। तो इसमें थॉर्नडाइक ने मतलब इसमें जो नियम दिए हुए हैं इसमें कौन सा नियम है वो इस
परिभाषा को इंगित करता है। तो इसमें अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, एक प्रतिक्रिया का नियम है। तो थॉर्नडाइक का इसमें कौन सा नियम होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का है जो कि सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, इसको इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? अब ये बताना है कि ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित व इनमें से सभी। तो मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है। इसमें कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे जन्मजात व अर्जित दोनों हो सकती है। नहीं, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा जन्मजात ही होती है। क्वेश्चन आंसर हमारा ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन या कृत्रिम। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी है जो गिलफोर्ड का संवेगों का प्रकार नहीं है, नवीन। तो प्राथमिक है, द्वितीयक है और कृत्रिम है। नवीन है वो गिलफोर्ड का संवेगों का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती। व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती है? इनमें 4 विधि दी हुई है। डॉल्टन विधि पद्धति है, सामूहिक शिक्षण है, कॉन्डक्ट पद्धति है, प्रोजेक्ट पद्धति है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से विधि नहीं आती है, वो है सामूहिक शिक्षण। सामूहिक शिक्षण है वो व्यक्तिगत शिक्षण में की विधि में नहीं आती है। बाकी डॉल्टन पद्धति है, कॉन्डक्ट पद्धति है, प्रोजेक्ट पद्धति है, ये तीनों है वो व्यक्तिगत शिक्षण में आती है। सामूहिक शिक्षण जो व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 20, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार और अधिगम का बौद्धिक आधार। तो बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही कम महत्व रखता है? यहाँ कम दिया हुआ है, कम महत्व रखता है, तो वो हमको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अधिगम का दार्शनिक आधार। अधिगम का दार्शनिक आधार है वो सबसे कम महत्व रखता है। बाकी अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का प्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार जो बालकों में प्रभावी अधिगम रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है फ्रायड, बी ऑप्शन है एडलर, सी ऑप्शन है यूंग और डी ऑप्शन है हार्नी। तो इसमें सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स यूंग ने। हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो उसमें पहला ऑप्शन है वुंट, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है फ्रांसिस सी गोल्टन, डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम जिसने महत्वपूर्ण कार्य किया था वो है फ्रांसिस सी गोल्टन। फ्रांसिस सी गोल्टन है, इन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा था? पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मूल प्रवृत्तियाँ किससे उत्पन्न हुई है? तो जन्मजात। तो इसमें व्यक्तिगत जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसने कहा, यह पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वैलेंटाइन ने कहा है, आर.बी. केटल ने कहा है, या बोरिंग ने कहा, या गिलफोर्ड ने कहा है। तो व्यक्तिगत जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है वो वैलेंटाइन ने कहा है। हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व के मापने की जो विधियाँ दी हुई है
तो इसमें व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियाँ हैं वो बतानी है। तो रोरसा स्याही, दब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संपर्त्य परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको बताना है कि व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियाँ हैं। रोरसा स्याही, दब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल संपर्त्य परीक्षण। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी करना पाप है अनैतिक है, यह कौन कहता है। चोरी करना पाप है अनैतिक है, यह कौन कहता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इड या इदम, बी ऑप्शन है ईगो जो अहम होता है, और सी होता है सुपर ईगो जो परम अहम होता है, या कोई नहीं। तो चोरी करना पाप है अनैतिक है, यह कौन कहता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। ये सीएटी है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ विधि, या प्रक्षेपी विधि, या सी नंबर अप्रक्षेपी विधि, या अर्ध प्रक्षेपी विधि। तो सीएटी व्यक्तित्व मापने की एक विधि है। तो वो कौन सी विधि है, तो वो है सीएटी व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो यहाँ पे एक परिभाषा दी हुई है जो वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। तो किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो विलियम स्टर्न ने कहा है, विलियम मैकडूगल ने कहा है, रेक्टर नाइट कहा है, बकिंघम ने कहा है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकिंघम ने ये कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया हमारा एक क्वेश्चन पहले भी आया था और एक क्वेश्चन और आ गया है। तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से है, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारगत विकार से है। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। तो टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने ना पीछे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें से लिए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, तार्किकता। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है, वो है तार्किकता। धारा प्रवाहिता से होता है, लचीलापन से होता है, मौलिकता से होता है, तार्किकता से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसके बाद ही हम शिक्षण कराते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ्य योजना और प्रतिमान। तो फ्रेंड्स शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम इकाई योजना बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई योजना है, उसके बाद जो योजना बनाएंगे उसके बाद ही हम शिक्षण को पढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स इसमें आए, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर स्पीड कुछ ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये है ना फर्स्ट यूनिट है। तो नेक्स्ट हम इसमें 1000 क्वेश्चन करेंगे, पर यूनिट में 30 क्वेश्चन करेंगे, तो कंप्लीट साइकोलॉजी का सिलेबस इसमें हो जाएगा। थैंक्स।